नमस्कार, मैं हूं अधिनाथ झा और जी मीडिया की पूरी टीम आज गंगा में जो बाढ़ के हालात हैं उसका जायज़ा लेने के लिए हम निकले हैं। भागलपुर के खीरनी घाट से उन गांवों की ओर हम जा रहे हैं जो सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है, जहां गंगा का गुस्सा बरपा है। हम उसका जायज़ा लेने के लिए निकल चुके हैं। हमारे साथ एसडीआरएफ की टीम है और हम जानेंगे कि इस घड़ी में, इस मुसीबत में लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों के हालात किस कदर हैं, गंगा का गुस्सा किस कदर यहाँ बरपा है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे। गंगा में जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे कोई किनारा नहीं दिख रहा है। गंगा अपने दोनों ही किनारों को एकदम पैक कर चुकी है और यही कारण है कि जो गांव निचले इलाकों के हैं वहाँ पर ज़्यादा परेशानी हुई है। पटना में पानी कमा है तो भागलपुर में बढ़ा है, क्योंकि गंगा का फ्लो ऐसे ही है, वहाँ डिस्चार्ज हुआ है, यहाँ पर समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले करीब एक हफ्ते से भागलपुर इलाके की और इधर के 5-7 जिलों की हालत ज़्यादा ख़राब है। हमारे साथ एसडीआरएफ टीम के कंपनी कमांडर गणेश ओझा हैं, जो हमें बताएंगे कि उन्हें किस तरह की मुसीबतों का सामना इस इलाकों में रेस्क्यू करते हुए करना पड़ता है और आखिर गंगा इतनी क्यों गुस्से में आ गई कि लोगों को निगल लेना चाहती है। गणेश जी, आखिर बाढ़ के ये हालात अचानक से क्यों हो गए? देखिए, पहले तो हम जी न्यूज़ बिहार झारखंड को धन्यवाद करते हैं। साथ साथ में बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इसको रोका नहीं जा सकता है और इसे बचाव ज़रूर किया जा सकता है, क्योंकि जो लोग, हम यही कहेंगे जी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से कि आपदा की घड़ी में एक दूसरे को मदद करें, इसी को मानवता कहते हैं। और साथ साथ में हम जी मीडिया के माध्यम से ही मैं पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आपदा की घड़ी में मदद करे उसे इंसान कहते हैं। आपदा की घड़ी में जो मदद करे उसी को इंसान कहते हैं। आपदा की घड़ी में जो मदद न करे उसको शैतान कहते हैं। जो कश्तियों से टकराए उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराए उसे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान कहते हैं। बहुत शानदार, आप ऐसा कर भी रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। हम जिस बोट पर हैं इसकी क्षमता क्या है? आप कितने लोगों को एक साथ रेस्क्यू कर सकते हैं, इस पर बैठा सकते हैं? इसमें लगभग 12 से 15 व्यक्ति को, छोटा छोटा बच्चा तो हो तो 16-17 तक लेकर के इसे 12 व्यक्ति एडल्ट्स को हम लोग रेस्क्यू कर सकते हैं और 12 क्विंटल तक ले हम लोग सामान को एक दूसरे जगह पहुंचाते हैं और 12 से 15 आदमी को लेकर के हम लोग सही सलामत में उनको ऊंचे स्थान पर पहुंचाते हैं। क्या गंगा किनारे के सभी गांव इधर जलमग्न हैं, इस तरह के ही हालात हैं? और आप हाल के दिनों में कोई ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हो, उस बारे में? मेरे आँख से अश्रु नयन बहने लगता है जब एक माँ अपने छोटे बच्चे, आज का जन्म हुआ है और उस दिन 15 अगस्त को वो हमारे प्रशासन द्वारा ये अवगत हुए और जिससे कि मेडिकल टीम भी आई और उस गंगा की लहर और कहर में मैं वर्दी पहन करके भी वहाँ पर जंप करके और गया और बच्चे की माँ ने बोला कि वो मेरे भैया जो इतने बहादुरी दिखाए उन्हीं को मैं बच्चे को समर्पण करूँगा, वही मेरे बच्चे को सुरक्षित पहुँचाएंगे। और वो कार्य मैं नाथनगर में लालू टोला में कंचन देवी का पुत्र को बचा करके अस्पताल पहुँचाया और आज जच्चा और बच्चा दोनों सही है। ये मैं अपने पूरी टीम को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं इंस्पेक्टर गणेश ओझा, एसडीआरएफ भागलपुर टीम, कंपनी कमांडर और जी न्यूज़ मीडिया को हम लोग बार बार सलाम। बहुत बड़ी बात है कि आप आपदा की घड़ी में लोगों को बचाते हैं। एकमात्र सहारा ही वही लोग बच जाते हैं किनारों से, सैलाबों से टकराने के लिए, जो एसडीआरएफ के होते हैं, एनडीआरएफ के लोग होते हैं। और ऐसे समय में हमको इनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है और इनका शुक्रगुजार हमें होना चाहिए कि जब कोई दूर दूर तक अंधेरा दिखता है, दूर दूर तक सैलाब दिखता है, तब एसडीआरएफ की याद लोगों को आती है। ज़रूर, हम लोग को उस घड़ी में ही बुलाया जाता है, आपदा की घड़ी में ही बुलाया जाता है और आपदा की घड़ी में हंसते हंसते हमारा बहादुर जवान जो हमारे साथ में रहते हैं, करते भी हैं। और देखिए, कुछ दिन पहले नवगछिया में बिंटोली में बांध कट गया था। उस बिंटोली में बांध में हम लोग रात भर जगे,
दिन भर करते रहे हैं, पूरी शाम तक ले। ये गंगा मैया में हम लोग चल रहे हैं, इनकी मैं साक्षी रख करके कहता हूँ कि उस दिन मैं मुंह तक ले नहीं धोया। तो मैं सोचे कि चलो हम छठे व्रत कर लिए, 24 घंटा 30 घंटा यदि हम रेस्क्यू कर लिए तो हमारे शरीर में ऐसी शक्ति, देवी शक्ति आई कि हम लोग हंसते हंसते उसको किए। और बाढ़ पूर्व अलर्ट भी कुछ आप लोगों को आता है क्या? जैसे जरूरी नहीं कि आपदा आए तभी आपको जानकारी हो, पहले से इसका कुछ अलर्ट होता है कि इतने घंटे में बाढ़ आपके किनारे को टच करेगा इसलिए आप अलर्ट पर रहें, आपके कार्यशैली में ऐसा कुछ? बाढ़ का पूर्व तैयारी और बाढ़ सेफ्टी वीक चलता है 1 जून से लेकर के 7 जून पूरे बिहार में ये चलता है जागरूकता अभियान। लेकिन कोरोना के समय के रहते हुए इस वर्ष में इसकी जागरूकता थोड़ा कम हुई और इसी वर्ष 2016 का भी रिकॉर्ड 2021 में बाढ़ सैलाब का टूट गया, भागलपुर में खास करके। तो इसकी जागरूकता हम लोग को डिपार्टमेंटल आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा प्राधिकरण विभाग द्वारा हम लोग को जागरूकता अभियान चलता है। और जिला पदाधिकारी महोदय भागलपुर ने भी हम लोग को जागरूकता अभियान में 10-12 जगह हम लोग कार्यक्रम किए। जिला, अंचल स्तर, पंचायत स्तर पर मुखिया जी, सरपंच जी के पास में जा करके हम लोग जागरूकता अभियान किए। इस बार जो बाढ़ आई है, जैसे यहाँ के बुजुर्ग जिनसे बात हो रही थी वो बता रहे थे कि 80 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, इतना पानी कभी नहीं देखे थे। ऐसा क्या है इस बार के बाढ़? ये तो गंगा तो कहेंगे, क्योंकि गंगा नहीं, आज गंगा सागर है। और हम देख रहे हैं कि और हम गंगा सागर खुद गए हुए हैं, वहाँ का सीन और आज गंगा जी का सीन बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बहुत किलोमीटर तक ले कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ जल ही जल और पानी ही पानी और सैलाब ही सैलाब है। उस सैलाब में SDRF, NDRF राहत बचाव कार्य कर रही है और जी मीडिया टीम को मैं धन्यवाद बार बार दूंगा और सैल्यूट भी करूंगा कि हमारे साथ में ऐसी गंगा की तूफानी लहर और कहर बेग में भी वो लोग हौसले हम लोग को भी बुलंद कर रहे हैं और अपना भी कार्य कर रहे हैं। जाहिर है गंगा अपने उन सभी किनारे को मिटा देना चाहती है जिन विशेष जगहों की पहचान गंगा की वजह से है। आप जब दूर दूर तक देखेंगे कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है सिवाय सैलाब के, तो आप यही कहेंगे कि गंगा किनारे जो चीज़ हुआ करता था अब वो उसकी पहचान को गंगा खुद ही डुबो देना चाहती है। ये हालात बने हैं सिल्ट की वजह से, उन गाद की वजह से, जिस कारण गंगा का पेट ऑलरेडी भर गया। जो पानी आसानी से गंगा अपने पेट में लेकर गंगा सागर तक छोड़ देती थी, उस पानी को आज उसे किनारे के बाहर उन लोगों के पास ही पहुंचाना पड़ रहा है, जिनकी वजह से गाद और सिल्ट बढ़ा है। ये सिल्ट हमारे सर राजेश सर हमारे साथ हैं, हम लोगों से अभी बात हो रही थी तो यही हो रहा था कि ये विषम परिस्थिति इन गाद की वजह से बना है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गंगा का पानी कभी वरदान हुआ करता था खेतों के लिए और आज यही अभिशाप बनकर हमें डुबो रहा है? देखिए, बहुत अच्छी बात कही है और जो तस्वीर हम देख रहे हैं भयानक है, क्योंकि आपने जिक्र भी किया कि जैसे ही हम लोग भागलपुर उतरे तो ये कहा गया कि जो 80-85 साल के बुज़ुर्ग हैं वो भी कह रहे हैं कि इतना पानी हमने नहीं देखा। हमें कुर्सेला का जब बांध टूटा था वो बाढ़ याद है 2016। हाँ, 2016 का जो भीषण बाढ़ आई थी, गंगा का लेवल बढ़ा था, वो भी याद है। लेकिन ये समस्या कहीं ना कहीं बांधों की वजह से है, जो पर्यावरणविद कहते हैं। अनुपम मिश्र बहुत अच्छी बात कहते थे कि जिन इलाकों में बाढ़ आती है वहाँ के लोगों को बाढ़ से उतनी दिक्कत नहीं होती, उनके लिए बाढ़ वरदान है। लेकिन दिक्कत वहाँ हो जाती है जिन नए इलाकों में पानी आता है और वो इलाके ना तो बाढ़ के लिए बने होते हैं, ना वहाँ के लोग उसके लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए होता क्या है कि त्रासदी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ जाती है और तमाम तरह की तकलीफ़ें होती है, जिसका जिक्र गणेश ओझा जी यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा, क्या वाकई बांध जो हैं वो अब कहीं ना कहीं शहरों के लिए ख़तरा हो गए हैं, या जो गाद की समस्या है बिना उसके, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है, हर साल हम लोग इसी तरह की चर्चा करते हैं, खबरें दिखाते हैं और बात फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है और अगले साल उस तारीख का इंतज़ार होने लगता है जब बाढ़ फिर से आए। तो कहीं ना कहीं इसके जड़ पर चोट करने की ज़रूरत है। पानी आएगा ही, वो अपने रास्ते को जाएगा, हमें उसके साथ रहना है, इस सच को स्वीकार करना होगा और कोशिश ये करनी होगी कि नए इलाके में पानी ना जाए। जल जीवन है तो इसके साथ जीना सीखना होगा। आप इससे हेट करके नहीं जी सकते हैं, बिल्कुल। आप इसके साथ रहना सीख लो। लेकिन अब यही है कि अब अतिरेक वर्षा और अधिक बाढ़ आने की वजह से जो हालात होते हैं वो आप इन घरों को देखकर समझ सकते हैं।
ये सब शहरी बासिंदे हैं, शहर के बगल के गांव हैं और वहाँ के ये हालात हैं। तो सुदूर गांव में क्या होता होगा, जहाँ पर गंगा के को रोकने के लिए कोई छोटे मोटे रिंग बांध भी नहीं है, तो वहाँ तो सीधे गांव का गांव अभी जलमग्न हो गया है और सैकड़ों गांव में समस्या हो गई है। फिर उसके बाद में ज़रूरत पड़ती है एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की। इन घरों में जो ज़रूरत आपको पड़ती है शहर में, ये तो आप पूरा कर देते हैं, लेकिन गांव में कहीं जाना होता है और रोड डिस्टर्ब होता है, तो आप कैसे वहां तक पहुंचते हैं? क्या आप जलमार्ग से जाते हैं या गांव से, कैसे आप कर पाते हैं? हम लोग जलमार्ग द्वारा जो सुविधा आसान हो वो हम लोग अपनाते हैं। जलमार्ग से सुविधा आसान हो वो भी अपनाते हैं और कुछ ऐसे कर लेता हूँ कि कुछ जलमार्ग से टीमों को भेज देता हूँ, कुछ रोड से भेज देता हूँ, जिससे कि रेस्क्यू करने में भी आसान हो जाता है। जलमार्ग से जो घटनाएं हो जाती हैं वहाँ पर पहुँचने में बहुत आसान होता है, फिर तब तक दूसरी टीम रिकवर करती है। और मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी गंगा के किनारे यदि गंगा जान जाए कि गंगा मैया के गोद में आप घर बना रहे हैं, गंगा मैया के गोद में आप बड़ी बड़ी इमारतें बना रही है, तो गंगा मैया अपनी तो औकात बतला ही देगी ना कि आप कितने औकात में हैं। इसलिए गंगा मैया की औकात ना नापी जाए, आप घर गंगा मैया से थोड़ी सी दूरी पर बनाएं। ये परेशानी हमने खुद अर्जा है, खुद हासिल किया है। गंगा हमारे इलाके में नहीं आई है, हम गंगा के इलाके को जब बाधित कर देते हैं तो पानी है वो अपना रास्ता खोजेगा, और ये हालात इन वजहों से ही हुई है। बिल्कुल, देखिए ये जैसे कहते हैं ना कि शांत हो जा नर्मदे, तो शांत हो जा गंगे फिलहाल कहने की ज़रूरत है। आज गंगा अपने विकराल रूप को दिखा रही है और जिस गंगा की हम पूजा करते हैं दिन रात, मतलब जिनकी सुबह, जिनकी शाम, जिनकी रात, हर हर गंगे से शुरू होकर हर हर गंगे पे ख़त्म हो जाती है, तो हमें ये भी समझना होगा कि हमारे लिए आस्था बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ हम गंगा की करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या गंगा का जो ये गुस्सा है या जो गंगा में जो पानी आया है, क्या कहीं कि उसमें हमारा दोष तो नहीं है? ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी योजनाएं बनी है गंगा को रोकने के लिए, चाहे बांध बनाने की बात हो, चाहे जितनी भी छोटी छोटी जितनी भी नदियां थी जो गंगा के धारा को कमज़ोर कर देती थी उधर आपके मिथिलांचल के इलाकों में या फिर नेपाल से जब पानी गिरता था, तो आप यकीन मानिए कि वो तमाम छोटी मोटी धाराएं जो अब ख़त्म हो चली हैं, कहीं निर्माण हो गया है, कहीं बांध बन गया है, कोई नदी सूख गई है, उसकी वजह से सारा पानी गंगा में आ रहा है। और यही वजह है कि आज इस विकराल रूप को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा ख़तरा है बिहार की उस बड़ी आबादी के लिए, बंगाल की उस बड़ी आबादी के लिए जो गंगा किनारे पे बसा हुआ है। आप बताइए कि कौन सा कोना ऐसा है गंगा का जो खाली है? बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े गांव यहाँ पर आबाद हैं और उनका पूरा रोजगार, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था गंगा पर ही निर्भर करती है। ऐसे में अगर हम इस खतरे को आज अगर नहीं महसूस करेंगे, नहीं समझेंगे, तो आने वाले दिनों में ये खतरा और बढ़ता जाएगा और यकीन मानिए कि तब हमारा जो मर्ज है वो लाइलाज हो जाएगा। आज इसे समझने की ज़रूरत है। इस भीषण तस्वीर को देखकर भी अगर हम नहीं जागे तो देर हो जाएगी। ये 3-3, 4-4 मंजिल है, लेकिन एक मंजिल तो पूरा पानी में ही चला गया है। लगभग वो 12 से 13 फीट लोगों के घरों में पानी है और ये हालात शहर से लगे हुए इलाकों का है। अभी हम खिरनी घाट से करीब 10 किलोमीटर के दायरे में आए हैं। मवेशियों को भी समस्या हो रही है, लोगों को भी समस्या है। जो ग्राउंड फ्लोर के लोग हैं सब ऊपरी तल्ले पर शिफ्ट हो गए हैं और ग्राउंड फ्लोर में उनको सांप और जहरीली कीड़ों की भी ये समस्या इन दिनों में बढ़ जाती है। उनको डर है कि कोई जहरीला कीड़ा वहाँ पर चला जाए, सांप गोजर की भी समस्या हो जाती है। इससे इन दिनों लोग कैसे निपटते होंगे? देखिए, मैं जी मीडिया बिहार झारखंड के माध्यम से सभी देशवासियों को बतलाना चाहता हूँ, ख़ास करके बिहार वासियों को, कि अभी बाढ़ के टाइम पर 2 चीज़ प्रभावित करता है। एक तो ठनका, दूसरा सर्पदंश। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठनके से भी प्रतिदिन लोग की मृत्यु होती है और सर्प से मृत्यु होती है। सर्पदंश बहुत ही ज़्यादा भयंकर स्थिति कर देता है, क्योंकि सर्पदंश जहाँ उनका भी घर जो है उजड़ जाता है। जिस तरह से मनुष्य का घर उजड़ जाता है, वो ऊंचे स्थान पर जाते हैं, वैसे ही सर्प भी ऊंचे स्थान पर और मानव के साथ में रहना चाहता है और वहीं पर आ करके जैसे ही टच होगा वो दंश कर लेता है। ऐसे स्थिति में चाहिए कि कभी भी यदि सर्पदंश करता है तो सीधे अस्पताल पहुंचना चाहिए। ओझा गुनी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, ना ही किसी तांत्रिक के
चक्कर में पड़ना चाहिए, ना ही किसी पीर बाबा के सही बात है। गणेश ओझा जी की राय माननी चाहिए, ओझा गुनी से बचना चाहिए, अंधविश्वास से बचना चाहिए। बाढ़ के दिनों में भी इलाज का वही तरीका है कि आप अस्पताल में जाएं, एंटीवेनम लगवाएं और जी 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 जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुंचें। जी जी। तो सर वहाँ पर क्योंकि भारत में मात्र सर्प जो विषैले हैं 500 प्रजातियाँ हैं सर्प, लेकिन सबसे नॉन पॉइजनिंग सर्प बहुत ज़्यादा हैं, 400 लगभग 90 हैं नॉन पॉइजनिंग। अब पॉइजनिंग सर्प हैं मात्र 10, किंग कोबरा, कोबरा, करईत, कमन करईत, रसल वाइपर, ये सब जो सर्प होता है काटने के बाद में ना ओझा गुनी बतला सकता है, ना तांत्रिक, ना पीर बाबा, ना मजार में जाने से कोई नहीं, दवाई और अस्पताल ही बचा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बाढ़ अपने साथ कई सारी समस्याएं लाती हैं, केवल पानी से ही समस्या नहीं होती है। वर्षा जनित रोग हुआ या फिर कीड़ा मकोड़े जिसकी चर्चा हो रही थी, तो सर्पदंश वगैरह से भी बचने की ज़रूरत है। पहले तो बचने की ज़रूरत है, अगर कुछ ऐसा खुदा ना करे आप मुसीबत में पड़ते हैं तो बहुत जल्दी अस्पताल जाने की ज़रूरत है। ओझा गुनी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, अंधविश्वास से भागना है। वर्षा जनित रोगों का भी बढ़ जाता है आजकल प्रभाव। ऐसे में जो इलाके बाढ़ से घिरे होते हैं वहाँ पर हैजा और कई तरह के बीमारी फैलते हैं, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, देखिए ये एक साथ कई परेशानियों को लेकर आता है। फसलें डूब जाती हैं सबसे पहले परेशानी, मछुआरों का रोज़गार चला जाता है दूसरी परेशानी। कुछ लोग जिनकी जैसे कई यहाँ पर बूढ़ानाथ मंदिर है, कई दूसरे जगह पर यहाँ पर लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, उनका रोज़गार चला जाता है। तो एक बड़ी आबादी है जो गंगा पर ही निर्भर है बिल्कुल, और उनको ख़तरा हो जाता है। दूसरी ये बीमारियों का ख़तरा होता है, बीमारियों का ख़तरा कम है, जो कीड़े मकोड़े जहरीले सांप हैं उनका ख़तरा कम है। अंधविश्वास जो हावी हो जाता है इन चीज़ों पे वो बड़ा ख़तरा हो जाता है। वो इतना विकराल है, इस गंगा की लहरों से भी ज़्यादा विकराल अंधविश्वास इन इलाकों के लिए हो जाता है। और गणेश जी जो बता रहे थे, अगर इन बातों का आपने ख्याल रखा तो आप भी बच जाएंगे, सरकार के लिए भी आसानी होगी और इस पूरे इलाके के साथ साथ गंगा के लिए भी आसानी होगी। और जाहिर सी बात है इस मुसीबत को समझना पड़ेगा, इसे महसूस करना पड़ेगा, इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा और इसके साथ साथ चलना पड़ेगा। अभी हम लोग गंगा के एकदम किनारे बने घरों के पास हैं। ये हिलोरें उनके दीवारों से टकरा रही हैं। गंगा कह रही है थोड़ा हटो, मुझे जगह दो, मेरे गोद में आकर घर बनाए हो तो कीमत देनी पड़ेगी। असल बात यही है, हम इनके रास्ते को जब रोकते हैं तब जाकर ये हमें परेशानियां होती हैं, वरना। और भागलपुर शहर जो है वो गंगा की धड़कन को समझता है। जाहिर सी बात है कि उम्मीद यही की जा रही है कि गंगा का पानी कम होगा, ये साल बीत जाएगा, लेकिन अगले साल फिर ये तस्वीर ना देखनी पड़े। हमें इस बात की चिंता अभी से करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इसी तरह की तस्वीर सामने आएगी और हो सकता है कि इससे भी विकराल रूप में गंगा सामने आए। बाढ़ में असल ये होता है कि पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी, और यही वजह है कि सरकार अप्रैल मई से ही तैयारियों में लग जाती है। अब वो ज़मीन पर किस तरह से उतरे, लोगों को कैसा लाभ मिले, ये तो एग्जीक्यूशन का मामला है। हम गंगा की गोद में हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा कितना विकराल रूप ले चुकी है, गंगा किनारे के लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है। और इन लोगों को देखकर आप सुदूर देहात के इलाके के लोगों की भी परेशानियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी भी हालात वैसे ही बने हैं, बाढ़ का खतरा नहीं टला है, कहीं कहीं जलस्तर में कमी आई है, लेकिन अभी भी बाढ़ से लोगों की परेशानी बनी हुई है। सहयोगी शिवशंकर यादव के साथ अधिनाथ झा, जी मीडिया, भागलपुर।